सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आज आपको हिंदी में एक नया पाठ पढ़ाऊंगी। पहले हम लोग देख लेते हैं कि पाठ कौन सा है और उसका शीर्षक क्या है। तो बच्चों आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ का शीर्षक है दादी माँ, जो कि बच्चों एक कहानी है। कहानी के लेखक जो है बच्चों वो है शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह की ये कहानी जो है उसके अंतर्गत आए हुए पहले हम लोग कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं, फिर हम लोग कहानी भी सुनाऊंगी। मैं आप लोगों को उसकी कहानी पूरी सुनाऊंगी, ठीक है। वन ब्याज मोथा साई यानी कि वन में उगने वाली घास होती है। विसूचिका यानी संक्रामक रोग। निक्सार यानी कि निकालने का रास्ता, निकलने का जो रास्ता होता है उसको निक्सार कहते हैं। पुरिन माने कि कर्ज से मुक्त। घेऊर माने तालाब में उगने वाली घास। ये भी पहले मैंने क्या बताया था आपको, वन ब्याज मोथा और साई यानी कि वन में उगने वाला जो घास होता है वो होता है, लेकिन घेऊर क्या होता है, वो तालाब में उगने वाली घास होती है। अब यहाँ पे देखिए शुभ चिंतक यानी भला चाहने वाला। शुभ चिंतक यानी कि उसका चिंतन करता है ना, तो भला चाहने वाला। हांडी मिट्टी का बर्तन। आषाढ़ चैत पार अगहन ये सारे क्या होते हैं, हिंदी कैलेंडर के महीनों के नाम होते हैं, ठीक। जो हमारे हिंदुस्तान में जो महीने उसका नाम होता है वो चैत आषाढ़ पार अगहन ये सारे होते हैं। कार्य प्रयोजन यानी कि काम काज। विहवाल का होता है बच्चों बेचैन। विहवाल यानी कि बेचैन। अब हम लोग आ जाते हैं पात्र परिचय। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं वो देख लेते हैं। लेखक स्वयं। इस कहानी में लेखक स्वयं अपने कुछ यादों को साझा कर रहे हैं। दूसरा पात्र कौन है हमारा, दादी माँ, यानी कि जो लेखक की दादी माँ है वो। तीसरा पात्र हमारा है रामनी की चाची। इसके बाद बच्चों हम लोग पर देख लेते हैं कि हमारा मुख्य बिंदु क्या है। तो मुख्य बिंदु के अंतर्गत पहले सबसे आता है जो लेखक ने हमें बताया है, क्या, गांव का दृश्य। लेखक बच्चों अपने दोस्तों के साथ की कुछ घटनाओं को बता रहे हैं। कहते हैं कि वो दोस्त जो है उनको चिढ़ाते थे। क्या चिढ़ाते थे कि उनका जो दोस्त है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है और घबरा करके वो उदास हो जाता है। घबराते उदास हो जाता है। लेखक उन्हीं की बातों को याद करते उदास हो के बैठे हुए थे। फिर उन्हें कुछ अपनी धुंधली अपनी गांव की यादें आने लगती है। वो अपने गांव को सोचने लगते हैं, गांव के बारे में। गांव की बात धुंधली से जो सबसे ज्यादा उनकी याद आती है, किसकी आती है पता है आपको, याद आती है उनको अपनी दादी माँ की। और वो बताते हैं कि वहाँ उनका जो गांव था उसके दृश्य के बारे में बताते हैं कि गांव उनका कैसा था। तो वो बताते हैं उनका जो गांव था वहाँ पे चारों ओर पानी ही पानी थे और उनके गांव में जो थे, जैसे मैंने बताया ना, वन ब्याज मोथा और साई ये सारे घास उसमें उगते थे चारों तरफ। और कुआर के महीने में जब कीचड़ जो होते थे वो सूख जाते थे। कीचड़ सूखने से वहाँ पर जो पानी जो होता था उसमें झाग आ जाते थे। तो झाग वाले जलाशय में गांव के सारे बच्चे डुबकी लगाते थे। हमारे जो लेखक है वो कहते हैं कि जब तक हम लोग कुआर के महीने में उस झाग वाले जल में डुबकी ना लगाएं तो हमें बहुत बुरा लगता था। आषाढ़ के महीने में अगर उनको आम या जामुन ना मिले, चैत के महीने में उन्हें लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो कोई बात नहीं है, उन्हें बुरा नहीं लगता था। लेकिन कुआर के महीने में अगर वो जलाशय में यानी कि झाग वाला जो जलाशय था उसमें अगर डुबकी ना लगाए तो बहुत बुरा लगता था और गांव के बच्चों को भी बहुत बुरा लगता था। गांव के दृश्य के बारे में बताते हैं बहुत ही सुहावना था, लेकिन वहाँ पे गांव में बच्चों गांव का दृश्य बहुत ही शांत वातावरण होता है। वहाँ पे ना तो यहाँ के शहरों की तरह गाड़ी मोटर का चलती नहीं है, वहाँ पे बहुत ही शांत माहौल होते हैं कि और यहाँ शहरों में कारखानों का धुआं, कारखानों से आए हुई आवाज़, और गांव का परिदृश्य ही अलग होता है। गांव का जो दृश्य है वो एकदम शांत स्वभाव का, तो वहाँ के लोग सीधे साधे होते हैं। तो उसी को याद करते हुए यहाँ पे लेखक ने बताया है। दूसरा है बच्चों हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है लेखक की गांव से जुड़ी बचपन की यादें।
तो वो हमें बताते हैं कि जब वो गांव जाया करते थे तो वहाँ छोटे बच्चों के साथ वो तालाब यानी कि जो झाग वाला तालाब होता है उसमें डुबकी लगाते थे और वहाँ बच्चों के साथ वो खेलते थे और गांव के सभी लोगों से उनका बहुत अच्छा परिचय था, बच्चों के साथ खेलना और वहाँ पे दादी के साथ बिताए हुए पल उनको याद है। बच्चों के साथ जब वो पतंग वगैरह उड़ाया करते थे वो सारी यादें, गांव के परिदृश्यों के बात बताते हैं, तो वो सारे बचपन की यादों को हमारे साथ साझा करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा दादी माँ का व्यक्तित्व। दादी माँ वैसे तो साधारण ही दिखती थी, जैसे कि वो एक सफ़ेद साड़ी पहनती थी जिसका कि बॉर्डर यानी कि किनारा नहीं होता था। और क्या था, दादी माँ जब सुबह सुबह नहा करके आती थी तो उनके बालों से झड़ता हुआ पानी लेखक को बहुत अच्छा लगता था। दादी माँ के जो बाल थे वो सन की तरह सफ़ेद थे, एकदम सफ़ेद चमकते हुए, और दादी माँ जो थी वो सफ़ेद साड़ी पहनती थी और वो एकदम साधारण सा व्यक्तित्व था। वो श्रृंगार वगैरह यानी कि मेकअप वगैरह नहीं करती थी, वो बहुत ही साधारण से रहती थी। अब उनके स्वभाव की बात करते हैं बच्चों। तो दादी माँ जो थी वो अपने मन की तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही सरल स्वभाव था उनका, लेकिन मुँह से वो थोड़ी कड़वी थी। लोगों को भला बुरा तो कह देती थी, लेकिन जब उनका समय आता था व्यक्ति उनका जब लोगों को तो वो लोगों की मदद भी करती थी। कड़वा ज़रूर बोलती थी लेकिन मन की अच्छी थी और लोगों की मदद भी बहुत अच्छी वो करती थी। आगे हम देखते हैं लेखक के प्रति दादी माँ का स्नेह। लेखक बताते हैं कि जब वो गांव में गए हुए थे और तालाब के पानी में जब वो स्नान कर रहे थे, यानी कि तालाब वाला जो झाग वाला जो पानी था, जब वो उसमें डुबकी लगाते थे तो डुबकी लगाने के बाद वो पूरा काफ़ी देर भीगे रह गए तो उन्हें बुखार हो गया। लेकिन कहते हैं हल्का हल्का बुखार और सर में दर्द तो उनको अच्छा लगता था, लेकिन जब उनको उस दिन बुखार आया तो बहुत ज़्यादा बुखार आ गया और उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, रज़ाई पे रज़ाई ओढ़ने लगे, लेकिन बुखार है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बुखार, दादी माँ ने क्या किया, दादी माँ आई और उनके हाथों को, उनके पैरों को, उनके माथों को छू करके यानी स्पर्श करके देखा। बुखार तो था ही। दादी माँ ने वही दादी माँ लेखक के पास बैठ गई, उनके हाथ पाँव को कपड़े से सहलाया, उनको दादी माँ ने पानी मंगवाया, पानी से पट्टी की, पट्टी तो जानते हो ना, पट्टी कपड़े को भिगो करके माथे पे लगाई जाती है, वो भी लगाया उन्होंने। फिर उसके बाद उनके हाथ पाँव को कपड़े से उन्हें सहराया और उनके पास बैठी रही, उनको खिचड़ी खिलाई। देखा उन्होंने कि खिचड़ी में मूंग की दाल जो है वो पिघली है कि नहीं पिघली है, और उन्होंने लेखक को खिलाया। दादी माँ तब तक वहीं बैठी थी जब तक कि लेखक का बुखार उतर नहीं गया। और बुखार कब उतरा पता है आपको? 12 बजे रात को। सुबह से बेचारे वो बुखार में ही परेशान थे, रात को 12 बजे जा कर के बुखार उतरा। दादी माँ ने उनकी खूब सेवा की। ये तो दादी माँ का स्नेह है ना लेखक के प्रति, उनका प्रेम है कि वो अपने लेखक से बहुत प्यार करती थी, यानी कि अपने पोते से वो बहुत प्यार। टॉपिक है किशन भैया की शादी। अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बच्चों, किशन भैया की शादी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उस दिन जब किशन भैया की शादी थी तो दादी माँ जो थी वो सुबह से ही लापता, यानी कि दृश्य देखी नहीं जा रही थी। तब गांव के लोगों ने पूछा कि दादी जी आप कहाँ हो? तो दादी ने कहा काम काज में बिजी हूँ, काम काज में व्यस्त हूँ, शादी का माहौल है, शादी के माहौल में हजारों काम होते हैं, उसी काम में मैं व्यस्त हूँ। और गांव में जो शब्द शादियाँ पड़ती हैं तो आपको पता है वहाँ पे सारे जो संगीत का कार्यक्रम होता है तो सारे जो गांव का जो गीत वगैरह होते हैं तो उसमें जो है शादी से ले करके बच्चे के जन्म तक की पूरी कथाएं होती हैं। गांव की औरतें सब लोग बैठ जाती हैं और अच्छे अच्छे गीत गाती हैं, लोकगीत गाती हैं और लोकगीत कब तक चलता है मालूम है? पूरी रात चलता है गाँव में। यानी कि शादी का जो खुशी का माहौल होता है लोकगीत से और भी वो सुंदर हो जाता है। गांव के लोग बहुत ज़्यादा ये आजकल वो जो आपका रेडियो वगैरह चलता है, डीजे चलता है, वो सब यूज़ नहीं करते हैं।
गांव के लोग, जिसकी औरतें होती हैं वो बहुत अच्छे से कपड़े पहन करके आती हैं और वहाँ पर एक जहाँ पे शादी जिनके घर में होती है वहाँ बैठ करके लोकगीत गाती हैं और लोकगीत बहुत ही सुंदर सुंदर गाया है। बच्चों, शादी का माहौल था, सारे औरतें जो है गाना बजाना कर रही थी, यानी कि गाना गा रही थी, लोकगीत जो है वो गा रही थी। तो लेखक ने देखा कि दादी माँ जो है निकसार, यानी कि जो जाने का रास्ता होता है वहाँ पे उसने देखा दादी माँ किसी को बहुत गुस्से में डांट रही है। जब लेखक आगे जाकर के देखा उन्होंने, तो वहाँ पे रामी चाची खड़ी हुई थी, अपने हाथों में पल्लू को दबाए हुए, और वो बहुत ही उदास रो रही थी। उदास होकर के दादी माँ उसको खूब डांट रही थी, बोल रही थी कि पैसे लेते समय तो तुम लोग दिखाई देते हो, पैसे लोग लेते समय 1000 बातें आप बताते हो, लेकिन जब पैसा देना होता है तब बहाना बनाते हो कि अगले फसल में दूंगी, उसके अगले फसल में दूंगी। क्या तुम्हारे ही घर में फसल उगती है? उसको भला बुरा कह रही थी कि पैसे लेते समय तो तुम लोग नजर आते हो और जब वापस करना होता है तो 1000 बहाने बनाते हो। तो ये सारा कुछ लेखक को देख करके दुख तो हुआ, लेकिन वो दादी माँ को जानते थे। और रामी चाची जो है बहुत ही दुख के साथ दादी माँ के पैरों में पड़ी, उनके पैरों को छूने लगी। दादी जो थी वो कही, हट हट, अभी तो मैं नहा धो करके आई हूँ, मेरा पैर मत छूना। रामी चाची उसकी बातों को सुन करके वो धीरे से थोड़ी दूर पे वहाँ से थोड़ी देर में चली गई। लेखक ये बात को भूल गए। कुछ दिन के बाद लेखक ने देखा कि जो रामी चाची हैं वो बहुत ही खुशी से दादी के बात कर रही हैं और उनको दूध और नहाओ फूटो पल्ले का आशीर्वाद दे रही हैं। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस दिन तो दादी रामी चाची को डांट रही थी और अभी कैसे ये इतनी हंस करके कि रामी चाची ही आशीर्वाद दे रही हैं, ये कैसे संभव हुआ? तो लेखक जो थे वो उनके रामी चाची के पास गए और पूछा, रामी की चाची थी उनसे पूछा कि आप तो उस दिन दादी जो आपको डांट रही थी, आज आप दादी माँ को आशीर्वाद दे रहे हो, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो रामी की चाची ने बताया कि वो तो बड़े लोगों का थोड़ा व्यक्तित्व होता है कि वो डांटते हैं, तुम्हें नहीं पता है, दादी माँ ने मेरे पुराने जितने भी कर्ज थे उसने माफ कर दिए और तो और मेरी बेटी की शादी के लिए उन्होंने 10 रुपए भी दिए हैं। ये सुनकर के लेखक को आश्चर्य हुआ। लेखक जो हैं वो अपनी दादी को जानते थे कि दादी माँ थोड़ा मुंह से कड़वा जरूर बोलती हैं लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दादी माँ का गांव के अन्य लोगों से व्यवहार। दादी माँ जो है बच्चों वो गांव के अन्य लोगों के से उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो मुंह की कड़वी थी। लोगों को जो वहाँ के लोग होते हैं उनको किसी भी गलत बात पे वो उनको डांट देती थी, लेकिन उनकी फिर मदद भी करती थी। जैसे गांव के लोग बीमार पड़ जाते थे तो दादी माँ को गगनिया गांव के बहुत सारे दवाओं के औषधियों के नाम याद थे और वो लोगों की मदद भी करती थी, वो दवाओं से लोगों का इलाज भी करती थी। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी दवाओं के नाम याद थे, यानी कि जो औषधियाँ थी तो औषधियों के नाम उन्हें याद थे। वो किस तरह से किस औषधि में कैसे उनको मिलाना होता है, कैसे दिया जाता है, बुखार में कौन सी दवा दी जाती है, दमा में कौन सी दवा दी जाती है, ये सारी बातें उन्हें बहुत अच्छे से याद रहती थी। दादी माँ बहुत सफाई प्रिय थी, यानी कि उनको स्वच्छता बहुत प्रिय था, साफ सफाई बहुत पसंद थी। वो चादर को धुले हैं कि नहीं धुले हैं, तकिए का ग्लास बदला गया है कि नहीं बदला गया है, दवा को ठीक से पीसा गया है कि नहीं पीसा गया है, दवा की गोलियां कैसे बनाई गई है, दवा जो बीमार व्यक्ति है उसके पास कोई बाहर का व्यक्ति तो आकर के नहीं चला गया, क्योंकि बाहर व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको कीटाणु का डर होता है ना कि बाहर से कोई चप्पल पहन के आ गया तो उसमें कीटाणु आ गए, या तो वो बाहर से आ गया, बाहर से आया है कहीं किसी धूल वगैरह से उड़ के आया है और बीमार व्यक्ति के पास अगर चला गया तो उसको और भी ज़्यादा, पहले से वो बीमार है और उसको और ज़्यादा कीटाणु मिल गए तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो दादी माँ इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखती थी और जो बीमार व्यक्ति होती थी उसकी वो बहुत ही सेवा करती थी।
और उनको डांटती भी थी। कड़वी जरूर वो कड़वी थी ना, थोड़ा उनकी जुबान थोड़ी कड़वी थी, गुस्से में आकर के बहुत उनको डांटती भी थी, लेकिन वो लोगों का मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। अब मैं आपको एक लेखक की एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ कि लेखक के जो दादाजी थे, उनका देहांत हो गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था। और उनके स्वर्गवास में लेखक के जो पिता थे, उन्होंने बहुत सारे धन, जो उनका श्राद्ध होता है उसमें बहुत सारे धन को खर्च कर दिया। और खर्च करने के बाद घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया था। घर के माहौल का यानी कि जो पैसे वगैरह के उनको तंगी होने लगी थी। वो और दादी के लेखक के जो पिता थे वो बहुत ही उदास रहने लगे थे, कि बहुत ही उदास होकर के आंगन में जाकर के बैठे हुए थे। दादी माँ ने बोला कि मैं तो अभी जिंदा हूँ ना, क्यों परेशान होते हो? अगर बुरे वक्त में बड़े बुजुर्ग ही बच्चों काम आते हैं। तो उन्होंने, दादी जो थी, उन्होंने क्या किया पता है आपको? उन्होंने अपना जो पुश्तैनी, जो पुराना वंश की जो निशानी थी, यानी कि उनके सोने का गहना, वो ला करके उनके पिताजी को दे दिया। कहा कि लो और अपना काम चलाओ। उनके पिता भी थोड़ा उनका उदास वो कब हुए कि अब उन्होंने कहा कि सोने के गहना को कैसे बेच दिया जाए, वो तो घर का जो पुश्तैनी कंगन है। तो उन दादी माँ ने फिर कहा उनके पिता से कि ये पुश्तैनी कंगन जो हम लोग बनाते हैं, तो वो कब इसी दिन के लिए तो काम आते हैं, यानी कि विपत्ति जब आती है तो घर के जो गहने होते हैं वही तो हमारी मदद करते हैं। इसको तुम गिरवी रख करके जो भी तुम्हारी दिक्कत हो, जो भी परेशानी आ रही है, उसको दूर कर लो। यानी दादी माँ ने श्राद्ध में इतना पैसा जब खर्च किया था उनके पिताजी ने, उसके लिए तो उन्होंने मना भी किया था कि इतना पैसा खर्च मत करो, लेकिन उनके पिता ने तो खर्च किया था। और अब इस समय दादी माँ जो थी वो क्या कर रही थी? उनके पिता की मदद भी कर रही थी। तो यहाँ पे तो दादी माँ बहुत अच्छी हुई ना, मदद करने वाली, यानी कि बहुत ही सरल स्वभाव की हो गई, लेकिन वो थोड़ा जबान की थोड़ी सी कड़वी थी। अब बच्चों, इस कहानी के बाद हम लोग इस पौराणिक पाठ का सार भी पढ़ लेते हैं। दादी माँ पाठ, लेखक और उनकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। यानी कि लेखक की जो दादी माँ स्नेह, प्रेम और दया की जो मूर्ति थी, ये कहानी लेखक ने अपनी दादी को समर्पित किया है। दादी माँ के लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती हैं। जो बच्चों दादी माँ थी, उनकी जो विपत्ति उनके घर में आती है तो वो उनकी मदद करती है। ऐसा ही जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमारे एक पेड़ की छाया की तरह होते हैं। वो हमें गलत सही का अर्थ समझाते कि हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। बड़े बुजुर्गों का होना भी हमारे घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें रास्ता दिखाने के लिए वही एक होते हैं जो हमारे अपने भी होते हैं और हमें गलत सही गलत का फ़र्क भी बताते हैं। इसलिए बच्चों, अपने घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके माता पिता हैं, दादी दादा हैं, नानी नाना हैं, उनको आप हमेशा सम्मान कीजिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखिए, ठीक है? उन्हें कभी भला बुरा मत कीजिए। वो बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया हुआ है, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। और वो आप जो है स्कूलों में जाकर के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे भी कहीं बहुमूल्य ज्ञान आपके दादी दादा नानी नाना के पास होता है। तो आप भी जैसे लेखक ने अपने दादी के साथ से इतना प्रेम करते थे और दादी भी उनको बहुत प्रेम करती थी, उसी तरह जो भी आपके घर में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान कीजिए और उनकी सेवा भी कीजिए और उनका जो है आप साथ भी दीजिए। धन्यवाद।